गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे वृत्त सर्किल। तो सर्किल की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे कि सर्किल होता क्या है, उसकी परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में कुछ थ्योरम्स हैं प्रमेय, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है। एक तल पर, तल क्या होता है, जैसे आप एक पेज लेते हैं तो पेज जो एक आपका क्या है, एक तल है। एक तल पे उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। तो वृत्त क्या होता है, ये एक जैसे पेज है आपका, ये एक तल है, इस पे एक निश्चित बिंदु से, ठीक, ये एक निश्चित बिंदु मैंने ले लिया, इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनका समूह क्या होता है, उनका समूह आपका सर्किल कहलाता है या वृत्त कहलाता है। तो जो निश्चित दूरी आपकी यहाँ पे होती है, जो निश्चित दूरी होती है, उस निश्चित दूरी को ही वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और जो निश्चित बिंदु होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे O आपका निश्चित बिंदु है जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, OP आपकी निश्चित दूरी है, इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाता है। इसी टाइप से आप लोग आयत, वर्ग, इनमें भी परिमाप क्या होता था, चारों भुजाओं का योगफल परिमाप होता था। वही सेम चीज वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, वृत्त की जो आपकी निश्चित दूरी है, वृत्त के पूरे चक्कर में जितनी दूरी चली जाएगी वो दूरी ही वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू वृत्त की त्रिज्या। 2 पाई की वैल्यू आपकी एक फिक्स वैल्यू होती है 22/7, 22/7, या आपकी बुक्स में डिफरेंट क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है 3.14 वैल्यू यूज करने के लिए कहते हैं। तो जो भी वैल्यू उसमें दी रखी होगी क्वेश्चन में वही यूज करेंगे। 2 पाई वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो वृत्त की त्रिज्या है, इसको अगर मैं इस साइड में बढ़ा दूँ तो ये पूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिलाती है, ये वृत्त की क्या हो जाती है, ये वृत्त का व्यास हो जाता है। तो 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या का जो दुगना होता है वो वृत्त का व्यास होता है। तो ये फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है पाई गुणे वृत्त का व्यास, क्योंकि 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, तो फार्मूला पाई गुणे वृत्त का व्यास हो गया। अब इसमें कुछ बिंदु हैं जिनको याद रखने की जरूरत है। जैसे किसी वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। भाई ये वृत्त है आपका, इसमें चाहे जितनी भी लाइनें इसके केंद्र से पास होने वाली खींच दीजिए, वो सब की सब क्या होंगी, इसकी त्रिज्याएं होंगी। ये ध्यान रखना है, जितनी भी लाइनें खींचेंगे वो वृत्त के केंद्र से होके ही जाएंगे। अब किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो होती हैं लंबाई में बराबर होंगी, चाहे आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को मिलाएं, वृत्त के केंद्र से होकर वो लाइन जा रही है, वृत्त की त्रिज्या हुई, और जितनी भी त्रिज्याएं होंगी उन सबकी लंबाइयां जो होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। उसके बाद केंद्र O, ये जो केंद्र O आपका जो वृत्त का केंद्र होता है जिसको O से डिनोट कर रहे हैं, तो त्रिज्या R वाले वृत्त को प्राह, हम लोग इसको नोटेशन जो होता है इसको लिखने का तरीका मान लो इस तरीके से लिखा है C ब्रैकेट में O, R। तो वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है, एक वृत्त उस तल को जिस पे अवस्थित होता है 3 भागों में विभाजित कर देता है। जैसे घर पे प्रैक्टिस देखें, एक पेज पे या किसी पे देखें, क्योंकि वृत्त जो आपका चूड़ी है वो क्या है, वृत्त ही तो है, सर्किल। तो देखना वो उस पूरे क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित कर देता है। एक तो आपका वृत्त जो आपकी चूड़ी की जो मोटाई होती है वो हो गई, दूसरा उसके अंदर का भाग जिसको अभ्यंतर भाग कहते हैं, और तीसरा उसके बाहर का भाग बहिर्भाग। तो जो कोई भी वृत्त होता है उस क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करता है, एक तो अंदर का भाग, एक तो जो उसकी परिधि होती है, और तीसरा उसके बाहर का भाग। इसके बाद आते हैं वृत्त की जीवा। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही थी, जितनी भी रेखाएं दो सर्किल के 2 बिंदुओं को मिला रही हैं और वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं, वो सब वृत्त की क्या होती हैं, त्रिज्याएं होती हैं। और दोनों आपस में मतलब जीवा व्यास पूरी जो हो गई लेंथ वो हो गई व्यास, और जो भुजाएं हैं वो त्रिज्या है। और वही आपके अब वृत्त के अंदर किन्हीं 2 बिंदु, वृत्त की जो परिधि है किन्हीं 2 बिंदुओं को, इसमें केंद्र से होकर जाए या ना जाए, किन्हीं 2 बिंदुओं को जो हम मिलाते हैं
तो जो वो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवाएं कहते हैं। तो वो लिखा है किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपका ए बी, ए सी, ए डी, ए पी आपकी ये क्या है, वृत्त की जीवाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी के रूप में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसके केंद्र से होके जाती है, उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त में समान लंबाई की अथवा भिन्न भिन्न लंबाई की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। समान लंबाई की भी खींची जा सकती है, क्योंकि जितनी भी आपके व्यास होते हैं वो असंख्य होते हैं, वो आपकी सारी की सारी क्या है, जीवाएं हैं। तो किसी वृत्त की समान लंबाई की अथवा भिन्न भिन्न लंबाइयाँ की असंख्य जीवाएं होती हैं। वृत्त के व्यास की परिभाषा लिखी हुई है, किसी वृत्त का व्यास वृत्त की विशेष जीवा है, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया, जो उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, एक विशेष जीवा होती है जो उसके केंद्र से होकर जाती है। तो वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया। और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या होती है। अब वृत्त का चाप वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे भाई ये वृत्त सर्किल है, इसके किसी सतत भाग को, मान लो यहाँ से ए से हमने x को मिलाया, तो ये क्या है, इस सर्किल का एक चाप है। x को b से मिलाया, ये भी एक सर्किल का चाप है। ये चाहे b बाई a ले लो, ये भी आप एक सर्किल का एक चाप है। तो ये सब क्या है, सर्किल के चाप में सतत मतलब इसमें ब्रेक ना हो। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, ये अलग अलग नहीं हो सकते। ये मतलब बिना पेन उठाए, ऐसे समझिए बिना पेन उठाए जितना भी हम उसको चल सकते हैं वृत्त की परिधि पे, वो उतना उसका क्या हो जाएगा, वृत्त की चाप हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज और मेंशन करनी है, जैसे यहाँ पे ए बी है, ये क्या है, छोटा चाप है, और ए बाई बी क्या है, बड़ा चाप है। तो यहाँ पे ए एक्स बी क्या हो गया, आपका लघु चाप हो गया, ए बाई बी क्या हो गया, आपका दीर्घ चाप हो गया। उसके बाद अर्धवृत्त, भाई हमने सर्किल पढ़ा, तो सर्किल को अगर हम 2 भागों में भाग करते हैं, डिवाइड कर दें, तो 2 आधे आधे पोर्शन हो जाएंगे। तो जो आधे आधे पोर्शन है उनको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो जब ए और बी एक व्यास के सिरे हैं, तो दोनों चाप अर्थात लघु चाप तथा दीर्घ चाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ए और बी क्या है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, एक ही व्यास के अंतिम बिंदु हो, तो ये आपस में मिला देंगे। तो ये क्या है, अर्धचाप, ये अभी छोटा चाप था, लघु चाप और दीर्घ चाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक चाप को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वर्ड से ही पता चला, वृत्त का खंड, वृत्त का कुछ हिस्सा। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे पी ओ एक जीवा है, पी ओ एक जीवा है, तो ये यहाँ पे इसका एक क्षेत्र है, यहाँ पे इसका एक क्षेत्र है। तो इन दोनों क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, वृत्त का खंड, क्योंकि वृत्त का ही कुछ हिस्सा है। अब यहाँ पे जो ये छोटा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। इसी टाइप से तिर्यखंड, वृत्तखंड मतलब वृत्त का हिस्सा था, तिर्यखंड, यहाँ पे तिर्य वर्ड आ गया। तिर्य वर्ड का मतलब क्या है, जो त्रिज्या की हेल्प से बना। वृत्तखंड क्या था, जीवा की हेल्प से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जीवा खींची तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तिर्यखंड में क्या है, जो त्रिज्या की हेल्प से बने, जहाँ पे त्रिज्या का यूज हो, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तिर्यखंड कहते हैं। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्रफल को, जैसे यहाँ पे ये त्रिज्या एक हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, एक क्षेत्रफल ये हुआ, एक क्षेत्रफल ये हुआ। यहाँ पे ये क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, लघु तिर्यखंड, यहाँ पे ये क्या हो गया, दीर्घ तिर्यखंड। जब दोनों चाप बराबर होते हैं, भाई लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों बराबर हो जाएं, अर्थात प्रत्येक क्या हो जाए, अर्धवृत्त होता है, तो दोनों वृत्तखंड तथा दोनों तिर्यखंड एक समान हो जाते हैं और प्रत्येक को अर्धवृत्ती कहते हैं। इतना क्लियर है। इन डेफिनेशंस को एक बार फिर से रिपीट करिए। इसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दिया है, उनको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखिए और इन परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करिए, समझ के याद करने की कोशिश करिए। इसके आगे फिर हम कल देखेंगे।